नमस्कार। उम्मीद है कि कुछ लोग जुड़ गए होंगे। आज हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय के मंच पर कुंवर नारायण जी पर जो लाइव कार्यक्रम हो रहा है उसकी उस श्रृंखला की 9वीं कड़ी में हैं। और इस कड़ी में मुझे कुंवर नारायण के साहित्य में समय, सत्ता और बुद्धिजीवी पर एक बातचीत करनी है। और इसके साथ जो हमारे श्रोता होंगे या जी स्वागत, कुछ लोग जुड़े हैं। अंजू जी, अपूर्व नारायण जी, प्रभा मिश्रा, आप सबको नमस्कार और आप सबका भी स्वागत। सबसे पहले मैं अर्पण कुमार जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अवसर दिया है मुझे अपनी बात रखने का। और जो भी हमारे सम्मानित श्रोता सुन रहे हैं उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं। इस बातचीत के क्रम में अर्पण कुमार जी से जो मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ संस्मरण भी मैं बीच में रखूं। तो जहाँ जहाँ, चूंकि विषय मेरा मुख्य होगा, जहाँ जहाँ कोई वैसा प्रसंग आएगा कि उनसे जुड़ा हुआ कोई संस्मरण या कोई बातचीत महत्वपूर्ण जो प्रासंगिक हो, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुख्य रूप से मैं अपने विषय पे ही बात करूँगा। और ये विषय इस तरह का है कि चूँकि मैं अभी लगातार कुंवर नारायण जी पर लिख पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ उनके साहित्य पर अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोण से। और एक तरह से ये जो विषय है वो अभी मेरे विचार की प्रक्रिया में है, समय को लेकर या सत्ता या बुद्धिजीवी को लेकर के। तो इसमें हो सकता है कि आपको कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं मिले। कुछ ऐसे बिंदुओं पे मैं ध्यान दूंगा और आप लोगों का भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो कि फिर मैं भी और आप लोग भी दोबारा कुंवर नारायण के साहित्य को या उनकी कविताओं को उस नज़र से देख सकें। तो आपको अंतिम निष्कर्ष के रूप में ना हो करके कुछ ऐसा लगेगा कि हम संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ उन बिंदुओं पे ठहर के कुछ सोच विचार रहे हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि कुंवर नारायण को लेकर, उनको पढ़ने को लेकर, उनके बारे में जो विचार किया जाता है साहित्य में, आलोचना में, तो मेरी अपनी दृष्टि क्या है किसी भी कवि को पढ़ने की, और खासकर एक बड़े रचनाकार या बड़े कवि को पढ़ने की एक अपनी दृष्टि, या कैसे पढ़ना चाहिए। जब मैं कुंवर नारायण जी को बड़ा कवि कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सभी लेखकों या रचनाकारों, कवियों को मैं छोटा कवि कह रहा हूं। बड़ा कवि यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो इनका विजन है, अप्रोच है या दृष्टि है, वो बड़ी है। कोई बात छोटी भी होगी लेकिन उसको एक बड़े धरातल पर ले जा करके हमारे सामने छोटी वस्तुओं का, छोटी घटनाओं का, छोटे अनुभवों का एक बड़ा वितान खड़ा कर देते हैं, जो बड़े रचनाकार होते हैं। अनुभव वही दैनिक जीवन के हो सकते हैं। अब जैसे उनकी एक प्रसिद्ध कविता है घंटी, कि फोन की घंटी बजी तो मैं उसको इग्नोर करके मैं सो गया, दरवाजे की घंटी बजी तो फिर मैं वहाँ नहीं गया और दरवाज़ा मैंने नहीं खोला, फिर मौत की घंटी बजी तो मैंने उठ के कहा कि हाँ मैं हूँ। इस तरह की एक कविता है। तो आप देखिए कि एक छोटी सी वस्तु या छोटी सी घटना को, उसके पीछे कितने बड़े सत्य या कितनी बड़ी जीवन दृष्टि को वो हमारे सामने लाते थे। इस तरह की बहुत सारी कविताएं। तो बड़ा कवि कहने का मतलब ये है कि हमारे जाने पहचाने दृश्य, अनुभव, घटनाएं, लेकिन उसके पीछे का जो विजन है वो हमें एक बड़े सत्य से साक्षात्कार कराता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। सबसे पहले मैं अज्ञे की एक छोटी सी कविता से शुरू करूंगा।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उनकी एक कविता है आंगन के पार द्वार संग्रह में। जितनी स्फीति इयत्ता मेरी झलकाती है, उतना ही मैं प्रेत हूँ। जितनी स्फीति इयत्ता मेरी झलकाती है, उतना ही मैं प्रेत हूँ। जितना रूपाकार सार मैं दिख रहा हूँ, रेत हूँ। जितना रूपाकार सार मैं दिख रहा हूँ, रेत हूँ। फोड़ फोड़ कर जितने को तेरी प्रतिभा, मेरे अनजाने अनपहचाने। फोड़ फोड़ कर जितने को तेरी प्रतिभा, मेरे अनजाने अनपहचाने। अंकुर उपजाती है, बस उतना मैं खेत हूँ। ये एक अस्तित्व और सत्ता से संबंधित एक कविता है, और एक बड़ा रचनाकार ये बताना चाह रहा है इस कविता के माध्यम से कि उसको अप्रोच करने के तरीके क्या होते हैं। जैसे कई लोगों को कुंवर नारायण या इस तरह का और कवि अज्ञेय का अगर उदाहरण दें, तो एक नज़र में, पहली नज़र में लगते हैं कि कठिन कवि हैं, बहुत सारे पाठकों को लग सकते हैं आराम से। तो उसमें ये कहा जा रहा है, स्थिति का मतलब फैलाव या विस्तार से है, व्यापकता से है, कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो सत्ता है, वो जितने फैलाव लिए हुए है और आपको ये दिखाती है, उससे कुछ अगर आपको भ्रम भी होता है तो आप प्रेत समझ सकते हैं, यानी नहीं समझ में आने वाली चीज। और जो अगर रूपाकार या सार में कुछ तत्व दिख रहा है, सार तत्व दिख रहा है मेरे अंदर, किसी को वो रेत के समान दिख सकता है, यानी व्यर्थ बालू के समान। और कोई कोई ऐसा हो सकता है, कोई पाठक, विश्लेषक, आलोचक, कि कवि के जाने अनजाने ही उसके खेत यहाँ पे कहा गया है, यानी उसकी परती जमीन से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी मेहनत या प्रतिभा के अनुसार जो जो अर्थ निकाल सकता है एक कवि के पूरे रचना संसार से, उसके लिए मैं उतना ही खेत हूँ। यानी मान लीजिए कि कुंवर नारायण के साहित्य में मैंने एक अर्थ ढूंढा, तो कुंवर नारायण का जो पूरा वो क्षेत्र है, उपजाऊ जो जमीन है, उतना काम का मेरे लिए है। वो किसी दूसरे अध्येता के लिए वो उतनी काम की चीज हो सकती है, किसी तीसरे के लिए हो। कहने का मतलब एक ही दृष्टि से हम एक बड़े कवि को नहीं देख सकते हैं। तो अज्ञेय ये कहना चाहते हैं, यहां से मैं इसलिए शुरू जानबूझ के करना चाह रहा था कि हर व्यक्ति का, हर पाठक के लिए जो एक बड़ा कवि होता है, वो एक बड़ी जमीन मुहैया कराता है। आपके ऊपर है कि आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना हल चलाते हैं, कितना अर्थ उपजाने की कोशिश करते हैं। मुझसे पहले जितने भी वक्ताओं ने बोला, वो उनका कुंवर नारायण की परती जमीन पे उनके द्वारा उपजाया गया अर्थ था, उनकी समझ थी। मैं जो बोल रहा हूं या बोलूंगा वो मेरी अपनी समझ होगी, फिर आगे के भी जो लोग बोलेंगे वो उनकी समझ होगी। तो ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से कि हर बड़ा रचनाकार आपको अपने लिए जमीन मुहैया कराता है, और पहली नजर में वो एक परती जमीन होती है। जो उसका सारा कृतित्व होता है वो परती जमीन की तरह होता है, और उस पे हमें अपना हल चलाना होता है। एक बात ये। दूसरी बात कि कुंवर नारायण के पास हम लोग 2 या 3 तरह से जा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने कुंवर नारायण को पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने भी ये समस्या आई थी बहुत शुरू में, बीए और उसके बाद एमए के दिनों में, कि एक मुक्तिबोध बहुत कठिन कवि लगते थे समझने की दृष्टि से। आप सबका मैसेज आ रहा है, रूपा मैम का, उदय भानु पांडे जी का, सबको प्रणाम, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत उत्साह हो रहा है आप सबको देख करके। आप लोगों से सीखा है वही कुछ बात मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, मैम सही कह रही हैं, बिल्कुल। देरिदा ने अपने अपने पाठ के बारे में जी बिल्कुल सही कहा है। चूंकि मैं इस विषय पे अभी काम कर रहा हूँ और जो कुछ सूत्र मेरे पास अभी मैंने सोचा है उसको बुनियादी रूप से अभी आप सामने रख रहा हूँ। चूंकि इस पे विस्तार से मुझे लिखना है, काम करना है, तो वो सारी बातें बहुत विस्तार से और बहस के साथ और सैद्धांतिक विवेचन के साथ वहाँ पे आएंगी। यहाँ पे एक सामान्य बुनियादी बात। तो 2-3 रूप से हम कुंवर जी के पास पहुँच सकते हैं। एक तो आप साधारण पाठक की तरह पहुँच सकते हैं, उनकी आप कोई भी किताब उठाइए
और पढ़ना आप शुरू कर दें और कोई कविता आपको अच्छी लग सकती है। जैसे गुजरात के दंगों पे लिखी गई एक कविता है, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगने थे तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत गहरे घाव का जख्म लगता जो कभी ना भरता। छोटी सी कविता है, जख्म। तो एक कोई साधारण पाठक आस्वादक के रूप में, कि एक कविता का टेस्ट ले रहे हैं, हम आस्वाद कर रहे हैं कि ये कविता मुझे अच्छी लगी, फलानी कविता मुझे अच्छी लगी, तो एक रूप में आप वहां जा सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं आस्वादक के रूप में। दूसरी बार और दूसरी जो एक पद्धति होनी चाहिए, मुझे लगता है कि एक समग्र पाठक की पद्धति होनी चाहिए। एक स्टेप आगे की अगर मैं बात करूं तो समग्र पाठक, समग्र पाठक का यह मतलब क्या है? आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जो मूलतः कवि हैं, लेकिन उन्होंने गद्य भी लिखा है, विचार लिखा है, निबंध लिखा है, आलोचनाएं लिखी हैं। कई ऐसे हैं जो नाटककार हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी विधाओं में भी लिखा है। निर्मल वर्मा ने कहानियां लिखी हैं और निबंध भी लिखे हैं, लगभग बराबर बराबर। और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी कहानियों के हाशिए पर निबंध लिखता हूं और निबंध के हाशिए पर कहानियां लिखता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह का लेखक या रचनाकार जो अपनी एक मूल विधा के बाद भी दूसरी विधा में काम करता है और लिखता है, तो एक समग्र पाठक का मतलब यह है कि हमें उन चीज़ों की भी थोड़ी खोज खबर लेनी चाहिए। अब मान लीजिए कि कुंवर नारायण ने आत्मजयी लिखा, वाजसरवा के बहाने लिखा और कुमारजीव लिखा, तीन उनके खंड काव्य हैं। इन तीनों में उनकी भूमिकाएं हैं। कुछ और संग्रह हैं जिसमें उनकी छोटी भूमिकाएं हैं, और उनके निबंध हैं कविता से संबंधित, रचना प्रक्रिया से संबंधित और तमाम तरह के विषयों पर। तो एक जो समग्र पाठक या सजग पाठक होगा, उसे ये चाहिए कि अगर हम आत्मजयी पढ़ रहे हैं तो कुंवर नारायण ने आत्मजयी के बारे में क्या कहा, अपना पक्ष उन्होंने क्या रखा है। वाजसरवा अगर पढ़ रहे हैं तो वो उन्होंने क्या पक्ष रखा गद्य में या विचार करते हुए, या उन्होंने दूसरे निबंधों में क्या रखा। चूंकि एक कवि कविता के अलावा गद्य में या विचार में भी अपनी कोई बात रख रहा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो जरूरी हो जाता है। तो मैं समग्र पाठक के रूप में ये कहना चाह रहा हूं कि आस्वादक से आगे जाकर जो अगला चरण होना चाहिए कि उनकी बाकी साहित्य की खोज खबर और उसका एक पूर्वापर क्रम। कई बार आपको जब कुमारजीव पर हम लोग काम कर रहे थे, मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कुछ संस्मरण के हिस्से, तो एक कविता इन दिनों संग्रह में है, भिक्षुक वाली एक कविता है कि उसे खाली हाथ लौटाने से पहले सोचना कि द्वार पर आया हुआ भिक्षुक कहीं बुद्ध तो नहीं। इस तरह की एक कविता है। तो मैंने उनको कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि कुमारजीव आपने पूरा खंड काव्य लिखा है, लेकिन उसी का एक छूटा हुआ हिस्सा तो पहले से इन दिनों संग्रह में है। तो इस तरह की चीजें हो जाती है। जैसे चिनगारी होती है, आग की चिनगारी होती है, आप उसको सभी चिनगारियों को एक साथ नहीं देख सकते, किसी एक या दो चिनगारी पे आप केंद्रित हो सकते हैं। लेकिन जो इस तरह का कवि होता है, लंबे समय से एक विषय को लेकर सोचने वाला, चिंतन करने वाला, उसके पूरे साहित्य में वो चिनगारियां छिटकी हुई होती हैं। तो एक समग्र पाठक को, मुझे लगता है कि एक समग्र पाठक को उन चिनगारियों को ढूंढना चाहिए। तो आपको कुमारजीव की थीम से या उसकी मूल चिंता से संबंधित कुछ कविताएं आपको इन दोनों संग्रह में मिलेगी, और आत्मजयी और वाजसरवा में जिस तरह की चिंताएं हैं उससे संबंधित कविताएं भी, कुछ कविताएं आपको उनके दूसरे संग्रहों में मिल सकती हैं। और गद्य तो है ही, विचार तो है ही, निबंध तो है ही। तो दूसरा जो एक अप्रोच होना चाहिए वो समग्र पाठक का होना चाहिए और क्रॉस रेफरेंस करते हुए पढ़ना चाहिए। तीसरा जो एक तरीका हो सकता है वो आलोचनात्मक पाठक का हो सकता है। मैंने पहला कहा कि एक आस्वादक के रूप में, दूसरा विश्लेषक के रूप में, और तीसरा एक आलोचनात्मक पाठक के रूप में। अब यहाँ पे आलोचनात्मक पाठक का एक मतलब, जैसे कि अब कुंवर नारायण पर इतना लिखा जा चुका है उनके साहित्य पे, तो हमसे पहले जब हम पढ़ रहे हैं उससे पहले
किसी और ने पढ़ा होगा, जब हम लिख रहे हैं उससे पहले किसी और ने लिखा होगा उन पे। तो स्वाभाविक रूप से हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे भी पढ़ा जाए, उससे भी गुजरा जाए। और कुंवर नारायण जैसे लेखक रचनाकार हमेशा इस बात पे बल देते रहे कि लिखना और पढ़ना दोनों बराबर की क्रियाएं। ये नहीं कि अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा पढ़ने से सरोकार नहीं है, पढ़ रहे हैं तो लिखने से सरोकार हमारा नहीं है। और उसी तरह से रचना और समीक्षा दोनों को एक एक संतुलन या एक सामंजस्य के रूप में देखते रहे हैं हमेशा से। तो तीसरा जो एक आलोचनात्मक पाठक होना चाहिए, और जिसमें कि हम उनके ऊपर जो लिखा गया है आलोचनात्मक साहित्य उसको भी देखें, उसको भी परखें, और इस तरह से एक पुनर्मूल्यांकन करें। यानी उनकी मूल कृतियों का अध्ययन तो करें ही करें, उसके ऊपर जो बातचीत की गई है, जो लिखा गया है, उसको भी हम थोड़ा ध्यान में रखें। तो इस तरह से एक पुनर्मूल्यांकन का प्रयास करते हुए करें। तो मुझे लगता है कि ये तीन एक बुनियादी तरीका है, आस्वादक के रूप में, और एक समग्र विश्लेषक के रूप में, और फिर एक आलोचक के रूप में आप कह सकते हैं। लेकिन ये तीनों पाठक की या पाठ की जो है सो अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग कोटियां हैं, अगली कोटियां हैं। तो इस तरह से, और उसके बाद अगर कुंवर नारायण पे हमें कुछ लिखना भी है, किसी को भी, क्योंकि एक लेखक या एक आलोचक सबसे पहले एक पाठक ही होता है। पाठक ही लिख सकता है, और पाठक ही आलोचक होता है, और पाठक ही कविता भी कर सकता है और लिख सकता है। तो उसके लिए लिखना और पढ़ना एक पूरक क्रिया है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, E.H. कार, उनकी एक प्रसिद्ध किताब है इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। उसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है, और लगभग इसी बात को कुंवर नारायण ने अपनी डायरी में लिखा है कि लिखना और पढ़ना कैसे पूरक क्रिया है, सप्लीमेंट्री एक्टिविटी के रूप में। तो E.H. कार ने यह कहा है कि जब बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो कि इतिहास जिन विषयों पर लिख रहे हैं वहां पर जाते हैं, पुरातात्विक अवशेषों को देखते हैं, उसके बारे में उसकी फोटो खींच लेते हैं, उसके बारे में कुछ नोट्स ले लेते हैं, डायरी भर लेते हैं, और उसके बाद आकर के घर में उसको एक सिरे से सजा करके और फिर से लिखना शुरू करते हैं। पहले एक बार देख करके नोट्स ले करके उसके बाद लिखने का काम शुरू करते हैं। E.H. कार कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं ये करता हूं कि जब जो दृश्य, जो घटना, जो भी वस्तुएं जिस रूप में मेरे सामने आई हैं, कच्ची पक्की रूप में, उसको मैं उसी समय उसका अनुभव नोट कर लेता हूं कि मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए उसकी व्याख्या क्या है। और इस तरह से मेरा अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना और लिखना साथ साथ चलता है। तो मुझे लगता है कि कुंवर नारायण के यहाँ ये चीज मैंने भी देखी, और बार बार वो मुझसे ये कहते थे कि अगर जैसे कुछ लिखते हो, तो अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, अपने बारे में भी कहते थे, तो समझो कि मेरी पढ़ाई का हिस्सा है, और अगर मैं पढ़ रहा हूं तो किसी न किसी रूप में वो मेरे लिए लिखने की तैयारी है। ठीक है, ये कुछ मैं बुनियादी बातें बताना चाह रहा था। और उसके बाद जो मेरा विषय है समय, सत्ता और बुद्धिजीवी। तो समय और ये तीनों विषय ऐसे हैं कि आप देखेंगे कि कुंवर नारायण के यहाँ या और भी दुनिया में बड़े बड़े लोगों के यहाँ, रचनाकारों के यहाँ, समय एक इस तरह के एंटिटी के रूप में आया हुआ है, टाइम, कि उसको सभी लोग या हर तरह के कवि उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि शायद वो उस अनुभव तक पहुंचते ही नहीं है। तो जब हम बड़ा रचनाकार कहते हैं तो उसका मतलब ये भी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसे भी अनुभव हैं जिसको सघन रूप से, जिसको पूरी तरह से सृजनात्मक रूप से, पूरी तरह से क्रिएटिव होकर के, रचनात्मकता के उच्च धरातल पर जाके हर तरह का रचनाकार उसका चित्रण शायद नहीं कर पाता है। तो समय एक ऐसा ही विषय है। समय, जीवन, मृत्यु, अस्तित्व या व्यक्ति की अपनी जो एक अस्मिता होती है, उसकी सत्ता होती है, वो ये सब विषय इस पे बातचीत करना शायद आसान हो सकता है, लेकिन एक कवि के लिए लिखना या उस पर एक रचना करना मुश्किल हो सकता है, और उसके लिए एक लंबी साधना की जरूरत हो सकती है।
तो ये कठिन विषय है और मैंने जानबूझ के इसको लिया है कि इस पे थोड़ी थोड़ी बात आप लोगों से साझा कर सकूं। तो जब हम समय कह रहे हैं कि कुंवर नारायण के साहित्य में समय, तो यहाँ समय का मतलब इसी से है कि वर्तमान, भूत, भविष्य समय के जो तीन आयाम है वो, हमारा जो अपना समय है वो, हमसे पहले का जो समय है वो, सामान्य अर्थ इसका ये है। सामान्य अर्थ आप जानते हैं कि समय का एक दूसरा समय के लिए जो शब्द है वो काल भी है। काल, तो काल शब्द मैंने इसीलिए नहीं लिया कि काल में एक अर्थ फिर मृत्यु का भी जुड़ जाता है। काल का एक मीनिंग टाइम से तो है ही और फिर दूसरा उसका डेथ से भी है। हालांकि कुंवर नारायण के यहाँ ये दोनों चीज़ है। अभी मैं उस पहलू को जानबूझकर छोड़ना चाह रहा हूँ, अभी एक पे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ, यानी टाइम पर, समय पर। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि कुंवर नारायण का जो पहला संग्रह है यानी चक्रव्यूह, और वो 1956 ईस्वी में आया था। उसके बाद तीसरा सप्तक में उनकी कुछ कविताएं आई थी 59 में, 1959 ईस्वी में। तो इनका एक संग्रह आ चुका था, उसके बाद फिर तीसरा सप्तक में इनको शामिल किया गया, इनकी कुछ कविताएं शामिल की गई। तो चाहे हम चक्रव्यूह को देखें, चक्रव्यूह की कविताओं को देखें, या तीसरा सप्तक की कुछ कविताओं को देखें, तो वहीं से मुझे एक पाठक के रूप में एक आभास मिलता है कि समय और समय की चिंता इस कवि की एक बड़ी चिंता है। ऐसा नहीं है कि 2015 में ये कुमार जीव लिख रहे हैं तो उसी में समय की सबसे बड़ी अवधारणा पेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे एक सतत रूप से एक कंटिन्यूटी में ये टाइम को देख रहे हैं, अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में, और जाहिर है कि अपने चिंतन में भी। तो एक कविता जो कि तीसरा सप्तक में है, घर रहेंगे कविता, आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे या पढ़ा होगा। पूरी कविता तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जहां जरूरत होगी वहां पे पढ़ेंगे हम लोग। घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। ये तीसरा सप्तक की कविता है। तीसरा सप्तक का मतलब ये है कि 1959 ईस्वी, और 1956 में इनका पहला संग्रह आ चुका है। तो 54 से 55 से 56 से लगातार इनकी कविताएं आ रही हैं। तो ये जो कविता है, मुझे लगता है कि अगर हम समय पे बात कर रहे हैं तो ये एक प्रस्थान बिंदु की तरह हो सकती है ये कविता। घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। ये बीतने का जो बोध है, समय के साथ बीतने का, जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी इतना टाइम हो गया, वहां जाना है या कहीं जाना है, फिर मान लीजिए कि अगर देर होती है, नहीं जा पाते, फिर कहते हैं कि समय बीत गया या हम नहीं कर पाए। तो समय के साथ आप ये देखेंगे कि उसके गुजरने का, उसके, रविंद्र व्यास जी कह रहे हैं, बहुत अच्छा, शुक्रिया रविंद्र व्यास जी, आपको अगर अच्छा लग रहा है कुछ भी तो जब जब समय की बात होगी, उसकी बीतने की बात होगी। तो शायद आप लोग ध्यान कर सकते हैं कि वैराग्य शतक जो भर्तृहरि का है, उसमें भी इस तरह की बात कही गई है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, कि भोग हमें नहीं भोगता है, हम भोग को नहीं भोगते हैं, समृद्धियों को, समृद्धि ही या भोग ही हमें भोगती है। और उसके बाद है कालो न यातो वयमेव याता, कि समय नहीं बीतता है, हम ही बीत जाते हैं। तो जब जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं और समय की दृष्टि से जब इसको मैं पढ़ता हूं और उसका विवेचन, विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे भर्तृहरि की बात, ये वो श्लोक जो उनका वैराग्य शतक में है, वो याद आता है। तो आप ये देखेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब अज्ञे ने संवत्सर लिखा था, संवत्सर उनकी काल चिंतन पे बहुत अच्छी किताब है, उनके व्याख्यानों का लिखित रूप है। राजस्थान विश्वविद्यालय में, राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में जब वो लेक्चर दे रहे थे समय के टॉपिक पे, तो उन्होंने उसमें वो नोट किया है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेसर कुछ आपस में इस तरह की बात कर रहे थे
अज्ञे के बारे में कि जरा कोई दार्शनिक विषय है उस पर बात कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें दार्शनिक बातें हैं। कुंवर नारायण के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जहां जहां हमको ये लगता है कि ये कुछ दार्शनिक चर्चा है, दार्शनिक बात है, तो वो दर्शन से अनुभव की तरफ नहीं जाते हैं। कुंवर नारायण अनुभव से दर्शन की तरफ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो उनका कोई दर्शन है, तो कहीं न कहीं उनके जीवन अनुभव से ही निकला हुआ है, कहीं न कहीं। और लगभग यही बात विजयदेव नारायण शाही ने अपने प्रसिद्ध लेख में कही थी, जो 6वां दशक में लेख उनका संकलित है। प्रसाद और अज्ञे की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था। तो उसी तरह की बात मैं आपको यहाँ पे कुंवर जी के संदर्भ में, कि जब ये लग रहा है कि कोई दर्शन की बात है, तो दर्शन की बात नहीं है। इसलिए आरंभिक फेज में जब हम लोगों ने कुंवर नारायण को पढ़ना शुरू किया और सबसे पहले आत्मजयी पढ़ना शुरू किया, तो शुरू में लगा कि ये कुछ मृत्यु का दर्शन है, कुछ कठोपनिषद का दर्शन चल रहा है, कुछ आत्मा वगैरह की बात चल रही है, तो ये एक दार्शनिक चीज है। लेकिन जैसे जैसे उसको अनेक बार हमने पढ़ा और गहराई में जब हम जुड़ते उससे गए, और हमारे तरह के बहुत सारे पाठक, तो लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे जीवन से ही आई हुई बात है। तो एक बात में ये कहना, जी चंद्रकला मैम प्रणाम। अमित, मैं इतिहास के माध्यम से अपने समय को सोचता हूँ। ठीक है, बहुत सही बात है, बहुत सही कह रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण मैंने भी छांट के रखे हैं, नोट करके रखे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबकी जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम बात करेंगे उस पर। तो समय का जो एक प्रस्थान बिंदु है, उस कविता को हम मान सकते हैं उस दृष्टि से। चूंकि मैं अपने विषय पे ही बात करूंगा, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। उस कविता की अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक नरेश सक्सेना जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है उसको संगीत की दृष्टि से, और कुछ दूसरे विद्वानों ने उसकी शैली वैज्ञानिक व्याख्या की है, लेकिन मैं उसको समय के थीम के हिसाब से देखना चाहता हूं। तो ये बात सही है कि वो इतिहास के माध्यम से समय को सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है। कुंवर नारायण विज्ञान, मुख्य रूप से विज्ञान के छात्र रहे थे। इतिहास लेकिन उनका बहुत प्रिय विषय था, और वो बातचीत में अक्सर बताते थे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो इतिहास के प्रोफेसर थे, राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, उन सब की क्लास में वो जाया करते थे। और नमस्कार, और उनसे वो बातचीत किया करते थे, चर्चा किया करते थे, डिस्कस किया करते थे। तो एक और विज्ञान, फिर दूसरी ओर उनकी अपनी रुचि का क्षेत्र इतिहास, और फिर धीरे धीरे उनके जो है सो रचना का, या मतलब आप कह लीजिए रचना का, कवि कर्म का एक क्षेत्र कविता या साहित्य। ये तीन तरह के आपको, और उन्होंने अंग्रेजी से लिखना शुरू किया था, कुछ कविताएं शुरू में इंग्लिश में लिखी थी। तो इतिहास की जो उनकी पृष्ठभूमि थी, वो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, जो उदाहरण दिया है वो इतिहास पर सोचते हुए ही समय पर सोचने की दिशा में आए। सीधे समय के बारे में कोई दर्शन उन्होंने देना नहीं शुरू किया। चूंकि मेरा विषय है तो मैं उसको, समय को उस तरह से वहां पर देख रहा हूं, लेकिन वो इतिहास के माध्यम से आप देखेंगे कि उनके यहाँ जितने भी ऐतिहासिक पात्र हैं, चरित्र हैं, वो सभी कहीं न कहीं अपने समय से, अपने पहले के समय से और अपने आने वाले समय से जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। तो एक बात मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि हम उनकी कविताओं को समय के एंगल से देख रहे हैं। धीरे धीरे जब उनके संग्रहों में हम आगे बढ़ते हैं, कविता संग्रहों में, तो हम ये पाते हैं कि समय को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है, टाइम के फ्रेम को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है, वो कहीं ना कहीं और मतलब और गंभीर हुआ है, और व्यापक हुआ है, और इतिहास के अलग अलग दौर के अलग अलग चरित्रों के माध्यम से उन्होंने समय की फिलॉसफी को, टाइम की फिलॉसफी को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। जैसे मान लीजिए कि और उनके संदर्भ में मिथक वगैरह की बात बहुत की गई है। मुझे लगता है कि जो हम लोग, जो या हमारी पीढ़ी के या नई पीढ़ी के जो लोग हैं, मिथक से अलावा भी, दर्शन से अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कुंवर नारायण के साहित्य में जिसको ढूंढना चाहिए। इसीलिए मैंने अज्ञे की वो कविता उद्धृत की थी। हम जितना उनको फोड़ फोड़ कर निकालेंगे,
उतना ही हमारी जमीन है। अगर हम मिथक ही ढूंढते रह जाएंगे जिस पे कि बहुत सारी बात हो चुकी है, किताबें लिखी जा चुकी हैं और लेख लिखे जा चुके हैं, तो फिर शायद उसमें हम नया नहीं कर सकते उतना। उसके लिए फिर आपको एक अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसमें दूसरे विषय भी ढूंढें अपनी तरह से, तो वो हमें मिलेंगे। तो कुंवर नारायण को इस तरह से भी पढ़ना चाहिए। तो दूसरे संग्रहों की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि उनका एक संग्रह अपने सामने एक प्रमुख संग्रह है और उसमें ज़्यादातर इतिहास परक कविताएं हैं। इतिहास पर एक टिप्पणी अभी इन्होंने भेजी है। हिस्ट्री को वो कैसे देखते हैं, ऐतिहासिक चरित्र को वो कैसे देखते हैं। और जब विष्णु खरे ने उस संग्रह की समीक्षा की तो ये सही बात लिखा बिल्कुल उसके बारे में कि कुंवर नारायण एक आम आदमी की तरह इतिहास में प्रवेश करते हैं। ये बिल्कुल सही बात लिखा। एक मामूली आदमी, मामूली व्यक्ति या आम आदमी इतिहास की किसी घटना को कैसे देखता है और उसकी व्याख्या कैसे करता है, ये आपको कुंवर नारायण के यहाँ है। कोई दूसरा नहीं, एक संग्रह है। उसमें कुछ कविताएं ऐसी हैं, जैसे एक विजयनगर कविता है, सम्मे दीन की लड़ाई एक कविता है, नालंदा के खंडहर पर पुस्तकालय को केंद्रित करते हुए एक कविता है। तो उन कविताओं में एक जगह ये बताते हैं किसी कविता में कि वो घूम रहे हैं, किसी खंडहर में घूम रहे हैं, और जो उनका गाइड है रहमत शाह या एक और नाम है, ये गाइड उसको किले को दिखाते हैं और उन जगहों के बारे में गाइड एक कवि को या एक व्यक्ति को बता रहा है। तो कुंवर नारायण ये कहते हैं कि जिस तरह से हम एक दृश्य को या एक इतिहास को देखते हैं, जो कोई गाइड है, जो आम व्यक्ति है, जो जीवन यापन के लिए आपको घुमा रहा है उस परिसर में, उसकी भी एक इतिहास की अपनी दृष्टि है। तो उन दोनों दृष्टि को और उसकी दृष्टि जो है सो कहीं ना कहीं हमारे लिए अधिक जरूरत, अधिक प्रासंगिक है। इस दोनों दृष्टि की वो बात करते हैं। तो समय के मामले में भी वही, एक समय को हम इतिहास में एक जमे हुए पत्थर या इमारत के रूप में भी हम समय को देखते हैं, और अगर हम उसको समकालीनता में, अपनी समकालीनता में महसूस करते हैं तो एक अलग तरीके से देखते हैं। तो समय के बारे में जो दूसरी बात है, रविंद्र व्यास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी कविता पढ़ते हुए समय की निरंतरता के संदर्भ में तारकोवस्की की फिल्मों का बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनसे भी जब बात होती थी तो काफ़ी फिल्मों का उदाहरण देते थे। हाँ, गोलकुंडा की एक शाम, बिल्कुल सही। और वो कहते थे कि अगर तुमको समय के बारे में कि हम एक दूसरे समय में कैसे जाते हैं, तो उसको फिल्मों से शायद अधिक हम मूर्त तरीके से, जीवंत तरीके से समझ सकते हैं, बजाय कि दार्शनिक चिंतन के या दार्शनिक चिंतन की तुलना में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि समय को जिस तरह से एक इतिहासकार अतीत को देखता है, एक सवाल है यहाँ पे, क्या कुंवर नारायण जैसा कवि भी अपने अतीत को वैसे ही देखता है? क्योंकि ईएचकार ने जब इतिहास की परिभाषा दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि अतीत का वर्तमान से लगातार एक संवाद है। इतिहास अतीत और वर्तमान का एक सतत संवाद है। तो कुंवर नारायण के यहाँ ये संवाद किस रूप में है? आप जानते हैं कि हमारे एक बहुत बड़े लेखक कवि जयशंकर प्रसाद भी हुए हैं। इतिहास से उनको भी बड़ा प्रेम रहा है, संस्कृति से उनको भी बड़ा प्रेम रहा है, अतीत से। तो जयशंकर प्रसाद की जो अतीत दृष्टि है इतिहास में जाने की और उनका चित्रण करने की, वो अलग है, और कुंवर नारायण का के यहाँ है वो थोड़ी अलग है उनसे। इसीलिए अगर केवल ये कहें कि कुंवर नारायण के यहाँ भी इतिहास और प्रसाद जी के भी यहाँ इतिहास है और इसीलिए दोनों एक ही धारा के कवि हैं, तो ये गलत होगा कहना। इतिहास में प्रवेश करने की जो प्रसाद जी की दृष्टि है और उनकी व्याख्या है और उनकी प्रस्तुति है, नाटकों में आप देख लीजिए, मुख्य रूप से नाटकों में और कहानियों में और कविताओं में भी, बहुत सारी कविताओं में भी, तो एक गौरव गान के रूप में जयशंकर प्रसाद के यहाँ वो चीजें आती हैं, इतिहास और बीता हुआ समय। कुंवर नारायण के यहाँ इतिहास और बीता हुआ समय हमेशा गौरव गान के रूप में नहीं, बल्कि नहीं ही आता है।
एक तटस्थ अवलोकन करते हुए, एक तटस्थ मूल्यांकन करते हुए इतिहास को प्रेजेंट करना चाहते हैं कुंवर जी। तो इस सिलसिले में मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि जब थोड़ा सा संस्मरण यहाँ पर, कि उनके अंतिम वर्षों में जब हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे, हमारे और भी कुछ साथी थे, उनकी पांडुलिपियों पर काम करते थे, किताबें तैयार करते थे। तो उसी समय क्या हुआ कि बहुत सारे, कुछ साहित्यकार, कुछ कवि, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ विचारकों का निधन हुआ। गुंटर ग्रास का निधन हुआ था, कैलाश वाजपेयी का निधन हुआ था, और भी इस तरह से लोग। तो वो हम लोगों को नोट लिखवाते थे उनके बारे में, मतलब कुछ यादें या श्रद्धांजलि जैसा या कुछ संस्मरण जैसा। तो जब उनके बारे में हम पूछते, या ये तो ताज़ा उदाहरण हुआ, लेकिन मान लीजिए कि जब उनका अपना समय था, जिस समय रघुवीर सहाय होंगे उनके साथ, विजय देव नारायण शाही रहे होंगे, डॉक्टर देवराज रहे होंगे, और भी लोग रहे होंगे, तो उनके बारे में भी बातचीत करते थे कि जरा उनके बारे में बताइए, आप क्या महसूस करते हैं आज वो आपके साथ नहीं है। तो वो हमेशा एक लाइन ये जरूर कहते थे कि तुम ये पूछ रहे हो सवाल, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब तो कल की ही बातें हैं। उनके बारे में जो तुम बात करना चाह रहे हो या पूछ रहे हो, तो जब वो बताते थे अपने समकालीनों के बारे में, तो कहते थे लगता है ये कल की ही बातें हैं। तो एक कवि, और तब उनको केवल एक कवि के रूप में हम लोग महसूस नहीं करते थे, एक मनुष्य के रूप में भी महसूस करते थे, और वो अपने अतीत को कैसे देखते हैं उसके रूप में भी महसूस करते थे। तो उससे एक क्लू मैंने निकाला कि मान लीजिए कि ये व्यक्ति अगर इस तरह से कह रहे हैं कि ये हमारे लिए कल की ही बातें हैं, तो इतिहास की अगर कोई घटना होगी, चाहे मध्यकालीन इतिहास की कोई घटना होगी, और प्राचीन इतिहास की कोई बात होगी, घटना होगी, या प्रागैतिहास की भी, आप कुमारजीव पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिए कि इतिहास के कई कई लेयर्स हैं। और वो कहता है कवि कुमारजीव के बहाने कि मैं इस सब को साथ लेकर के चल रहा हूँ, एक क्षण में ही जैसो कई समयों को जीता हूँ, कभी प्रागैतिहासिक, कभी ऐतिहासिक, और कभी समकालीन। तो वही व्यक्ति ये बात कह सकता है या उसको महसूस कर सकता है जिसके लिए इतिहास कभी पुराना नहीं पड़ा हो, इतिहास हमेशा उसके लिए समकालीन रहा हो। जैसे कि इसकी चर्चा टी.एस. इलियट ने अपने उस निबंध में की है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। वो कहते हैं कि इतिहास बोध के दो हिस्से होते हैं, एक पास्टनेस ऑफ पास्ट होता है, अतीत की अतीतता, और एक प्रेजेंस ऑफ पास्ट, अतीत की वर्तमानता। तो कहते हैं कि अतीत की वर्तमानता ज़्यादा जरूरी है हिस्टोरिकल सेंस के लिए। तो मुझे लगता है कि कुंवर नारायण के यहाँ जो इतिहास बोध है, जिससे वो पीछे के समय को, बहुत पुराने समय को, चाहे वो 50 साल पहले हो या 100 साल हो या कई शताब्दियां पहले, उसको वो वर्तमान में हमेशा रखते हैं। इसलिए हम लोग आपस में बातचीत करते हुए ये कहते थे कि कुंवर नारायण एक सर्कुलर टाइम में जीते हैं। उनके लिए समय अलग अलग खंडों में बटा हुआ नहीं है। कुमारजीव में उन्होंने साफ साफ लिखा है, समय विभाजित नहीं पदार्थ की तरह, उसे हम ही विभाजित कर देते हैं खंडित यथार्थ की तरह, कि ये भविष्य अलग टुकड़ा, वर्तमान एक अलग टुकड़ा है, और अतीत एक अलग टुकड़ा है। तो समय को एक लाइन में देखने का, बहुत सारी कविताएं हैं मैंने ढूंढ के रखी हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे, और खासकर कुमारजीव, छोटी छोटी कविताएं तो हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप तीनों खंड काव्यों को ध्यान में रखेंगे, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने और कुमारजीव, तो जो ये मेरा विषय है समय, सत्ता और बुद्धिजीवी, मुख्य रूप से इन तीनों खंड काव्यों पर आधारित है। हालांकि दूसरी कविताओं में भी समय है, सत्ता की बात है, और बुद्धिजीवी हैं। जैसे मान लीजिए सरहपा कविता है उनकी, अभिनव गुप्त कविता है, चंद्रगुप्त मौर्य पे एक कविता है, अमीर खुसरो पे बहुत अच्छी कविता है। तो बुद्धिजीवी पर बात करने के लिए उन कविताओं के भी हम चर्चा करेंगे। तो समय के बारे में एक बात ये, और समय की जो सबसे एक जटिल और एक कहने का मतलब कि ठोस, बड़ी ठोस अवधारणा ये कुमारजीव में लेकर आते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, समय और प्रति समय, ये एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा वो पहली बार
कुमार जी में देते हैं। उससे पहले बालसरवा के बहाने में कई जगह है, यह आज ही वैसा ही आज है जैसा कि कभी रहा होगा, यानी अपने वर्तमान की बात कर रहे हैं। और उसमें उससे पहले, जी जी उदय भानु पांडे जी, आप सही कह रहे हैं। तो इस तरह की चीजें वहां भी हैं। तो मैंने ये कहा कि एक कंटिन्यूटी है, हम उसको देख सकते हैं, उसको हम लक्षित कर सकते हैं, और उसके बाद एक बात हम कह सकते हैं। तो कुमार जी में जब ये समय की बात बहुत पुख्ता ढंग से कहते हैं, और जो खासकर उसका जो पहला खंड है, मैं तथागत के साथ, वो एक कवि का आत्मचिंतन है, एक आलाप है, मोनोलॉग है। कुमार जी के बहाने खुद जो उनका सोच है टाइम को लेकर के, और समय के बहाव में, समय की नदी में इतिहास के अलग अलग खंड किस किस तरह से बहते हुए आते हैं। आप जैसे कल्पना कीजिए कि गंगा नदी जहां से उतर रही है, वहां बहुत सारे पत्थर होंगे, और वो पत्थर घिसते 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 कैसे कंकर हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे रेत बन के विलीन हो जाते होंगे, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। तो लगभग उसी तरह से समय की ये नदी अनंत है इनके लिए, और इसमें इतिहास की जो घटनाएं, और उसमें शताब्दियों पूर्व की घटनाएं हो सकती हैं या कैरेक्टर हो सकते हैं, और वो धीरे धीरे उसमें प्रवाहित हो रहे हैं। हम कहां पर, किस बिंदु पर उसको जाके पकड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कुंवर नारायण के लिए। आप गंगा के पानी को कानपुर में देख रहे हैं, या पटना में आप देख रहे हैं, या इलाहाबाद में आप देख रहे हैं, या हरिद्वार या ऋषिकेश में देख रहे हैं, या गंगोत्री में देख रहे हैं, कहां पर आप देख रहे हैं। तो कुंवर नारायण के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो बंगाल की खाड़ी में, यानी गंगा के मुहाने पे खड़े होकर गंगा को देख रहे हैं, तो गंगोत्री से लेकर के गंगा के मुहाने तक की जितनी भी यात्रा है समय के नदी की, और जिसमें सारे पत्थर रेत हो चुके हैं, बहने लगे, तो वो सबको उस आंख से वो देख रहे हैं कुंवर नारायण। एक एक उदाहरण दूंगा तो बहुत, फिर उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये एक मेन बात है मेरे लिए, ये एक मुख्य बात है। ये जो, जिसको मैं पत्थर या कंकर कह रहा हूं, वो छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटी या बड़ी घटनाएं, छोटे या बड़े पात्र, सब कुछ है उसमें समाहित। सभ्यता का निर्माण और विध्वंस, युद्ध, कलह, हर चीज उसमें समाहित है। तो उस दृष्टि से कुंवर नारायण समय को देखते हैं एक अनंत धारा की। आप देखिएगा कि कुंवर जी की जब शुरुआत ही होती है, तो वो कह रहे हैं कि मैं तथागत के साथ हजारों साल लंबी एक महायात्रा पर निकला हूं, हमें सदियां पार करनी है साथ साथ, हमारे रास्ते में पड़ेंगे न जाने कितने संसार और कितने वीरान। ये कोई साधारण कवि या साधारण व्यक्ति ऐसी बात कर ही नहीं सकता है, या उसके यहाँ आपको ऐसी कविता मिल ही नहीं सकती है, जब तक कि, ये नहीं कि 90 साल लिखने वाला कवि ऐसा लिख सकता है, ऐसी भी बात नहीं है। जो बात मैंने शुरू में कहा कि अप्रोच बड़ा होना चाहिए, दृष्टिकोण या विजन बड़ा होना चाहिए। वो आपके पास विजन जो है सो 40 साल में भी आ सकता है, 60 साल में भी आ सकता है, 80 साल में, उसका फर्क नहीं है उससे। तो ये व्यक्ति ये लिख रहे हैं कि मैं एक महायात्रा पे निकला हूं, और ये महायात्रा, इसका सही अनुवाद उदय भानु पांडे जी बैठे हुए बता सकते हैं। इसको केवल हम जर्नी नहीं कह सकते, इसको केवल हम एक लंबी जर्नी, लगातार चलने वाली जर्नी नहीं, इसको कहीं ना कहीं हम वॉयज कह सकते हैं। जो पुराने जमाने में जैसे वास्को डिगामा या कोलंबस जैसे नाविक वॉयज करते थे, एक अनंत खोज पे निकलते थे, सामुद्रिक और साहसिक, जिसमें वॉयज इसीलिए उसमें डिस्कवरी भी मिला हुआ है, अंतर्निहित है डिस्कवरी का भी अर्थ, उसमें यात्रा का भी अर्थ मिला हुआ है, और आगे जो भी पता नहीं क्या होगा, कौन सा रोमांचक क्षण आएगा, कौन सी रोमांचक घटना से हमारा साक्ष्य, ये सब मिला हुआ है। इसको शायद वॉयज कह सकते हैं। और वॉयज की बात किसी, आप ये देखिएगा कि हर कवि या लेखक या रचनाकार के यहाँ आपको नहीं मिलेगा। और कुंवर नारायण अंत में जाकर के, लगभग अपने साहित्य साधना के एक शिखर पर जाकर के वो वॉयज की बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है, जिज्ञासु है, जो कि जिसने अभी यात्रा शुरू ही की है। जिस तरह से नचिकेता के जितने प्रश्न हैं आत्मजयी में, तो नचिकेता तो युवक है, उसकी जिज्ञासा वहां से शुरू हो रही है। कुंवर नारायण लास्ट में जाके फिर से लगता है कि एक खोज शुरू कर रहे हैं, फिर से कोई डिस्कवरी शुरू कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि समय पे दार्शनिक चर्चा अगर हम करेंगे तो वो एक अलग तरह की चर्चा होगी। समय को आप एक कवि के अपने नज़र से, उसको ह्यूमन एलिमेंट से, अगर एंगल से आप देखेंगे, तब आपको, सामान्य पाठकों की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ विद्वान भी हैं, तो मैं बिल्कुल जो कुंवर नारायण जी को शायद पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे हैं, हमारी पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी के लोग, मैं उनके लिए कह रहा हूँ विशेष रूप से। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो कवि का हम आशय समझ पाएंगे। फिर कहते हैं हमें ठहरना कहीं नहीं है गुजरती, इस तरह से आप कुमार जी का पहला अंश पढ़ें, क्योंकि मैं अपने आप को इनका पाठक मानता हूं सबसे पहले। और इसीलिए जब कोई अंश ऐसा आता है जहां पे ठहर के विचार करना होता है तो हम उसका आस्वाद भी करते हैं। जो पाठक की तीन तीन श्रेणियां मैंने बोली, हम उसका आस्वाद भी करते हैं, उसका विश्लेषण भी करते हैं और आलोचना भी करते हैं, लेकिन पाठक के रूप में ही। तो आप ये देखेंगे इसमें समय के बारे में एक जगह इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक क्षण में कई समयों को जीता हूं। कुमारजीव से पहले बुद्ध हुए, फिर कुमारजीव, और 20वीं 21वीं शताब्दी में कुंवर नारायण ऐसा लिख रहे हैं। ये कितना एक चेन बनता है, तथागत, कुमारजीव और कुंवर नारायण के बीच। यानी कि आप ये सब आप शताब्दी आप जोड़ लीजिए कि कितनी शताब्दियों की एक एक श्रृंखला, एक कड़ी बनती है। ये कह रहे हैं कि कुमारजीव ने कभी महसूस किया था बुद्ध को अपने समय में, अपने समय यानी चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और फिर कह रहे हैं उसी तरह से मैं भी महसूस करना चाहता हूं या अनुभव करना चाहता हूं। एक जगह लिखा हुआ है कि जैसे जीवित हैं तथागत, अपने बाद भी अपने रचे, उस परवर्ती उप समय में आज भी मेरे। दो समय होते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे बात यह है कि दो समय है। एक समय है, इस टॉपिक पे उनसे बहुत बातचीत हुई है मेरी, और मैंने अपने लेख में एक विस्तृत लेख जो लिखा है उसमें मैंने बताने की कोशिश भी की है, और समय पे मैं अलग से काम कर रहा हूं तो उसमें विस्तार से आगे भी बताऊंगा। तो उन्होंने सिंपली ये समझाया था कि एक हमारा अपना समय है कि मान लो जब जीवन काल जो है वो एक भौतिक समय है, हमारी दिनचर्या का समय है, हम सोते जगते बैठते उठते हैं, अपना काम करते हैं और सांसारिक गतिविधियां करते हैं। एक समय वो है, साधारण मनुष्य के रूप में हम जीते हैं। अगर कोई बड़ा रचनाकार या कलाकार होता है, कोई विचारक या दार्शनिक होता है, तो उसकी जो अपनी निष्पत्तियां होती हैं, उसके जो विचार होते हैं, वो केवल भौतिक समय के दायरे में ही नहीं होता है, वो उसका अतिक्रमण करता है, उसको पार करता है। जैसे कि गांधी या कोई भी इस तरह का विचारक, आप किसी का उदाहरण आप ले सकते हैं। आज गांधी का भौतिक जीवन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, वो बहुत दूर है, वो उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं, प्रासंगिक नहीं है। उनके विचारों का जीवन प्रासंगिक है। तो इन्होंने यही कहा कि हर व्यक्ति के ये कम से कम उसका दो जीवन होगा। एक उसका अपना भौतिक जीवन होगा, अब उसका जीवन काल जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जो सारा लेखा जोखा है, गतिविधियां हैं ये, और एक उसके बाद का उसका जीवन होगा। इन्होंने कहा कि जो बुद्ध का जो परवर्ती समय था, उनके बाद का जो जीवन था, यानी विचारों का जीवन या विचारों का समय, वो कुंवर नारायण का कुमारजीव का अपना समय था। जब कुमारजीव जीवित थे 4वीं और 5वीं शताब्दी में, उस समय बुद्ध जीवित नहीं थे, तो बुद्ध के विचार जीवित थे। तो बुद्ध के विचारों से कुमारजीव ने अपने जीवन में एक संबंध बनाया। और आज जब कुंवर नारायण लिख रहे थे 2015 ईस्वी में, तो उन्होंने कुमारजीव के उस उप समय से, उसके विचारों के समय से अपना तालमेल जोड़ा। तो समय और प्रति समय मोटे तौर पे, बुनियादी तौर पे यही है, एक भौतिक समय जिसमें आदमी का जन्म होता है और फिर मृत्यु होती है, उसके बीच का जो स्पैन है टाइम का वो, और दूसरा मृत्यु के बाद, जैसे हम कहते हैं कि उसकी कीर्ति है, अक्षय कीर्ति है। तो क्यों अक्षय कीर्ति है? कोई बहुत बड़ी कृति उसने छोड़ी होगी, कोई बहुत बड़ा काम उसने किया होगा। ये दो समय की ये बात करते हैं, और इसी बहाने वो कुमारजीव से जुड़ते हैं। और देखिए एक जगह वो लिखते हैं कि यह मेरा वर्तमान है जो हजारों वर्षों बाद आया है और मेरे हजारों वर्षों बाद तक रह सकता है, कभी प्राचीन, कभी प्रागैतिहासिक,
मार्जिन में है और प्रखर रूप से है। बाकी छोटी छोटी कविताएं आप उसके समर्थन में ला सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी इसकी थीसिस डेवलप हुई है। और चूंकि आत्मजयी जो है सो वो कठोपनिषद के कथा अंशों का उपयोग किया गया है, वो पूरी तरह से ये नहीं कि उसी के असर में, उसी के बहाव में लिखा गया। वो अपनी कवि अपनी समस्या को उसमें वर्णित कर रहा है, अपनी समस्या उसमें दिखाना चाह रहा है, अपने युग की समस्या कि एक व्यक्ति जो है सो अगर मृत्यु होती है तो फिर हमारे सामने अगर किसी की मृत्यु हो गई तो हम जीवन के अर्थ के लिए, जीवन के अस्तित्व के अर्थ के लिए फिर चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि क्या जीवन यही है, मर जाना। ये एक बेसिक चिंता है इसमें, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले। ये एक मुख्य चिंता है आत्मजयी में। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कठोपनिषद की कथा को लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। उससे एक आधार लेकर, उससे एक क्लू या संकेत लेकर के अपने समय की या अपने उलझन की बात कही गई है। अगर कोई बारीक रूप से इसका अध्ययन करे तो वो देख सकता है कि जो नचिकेता की अपनी चिंताएं हैं वो मूलभूत रूप में थोड़ी अलग है, और कुंवर नारायण के अपने समय की जो चिंता है वो थोड़ी सी अलग है, एक लगते हुए भी। तो इसमें एक प्रसंग आता है आत्मजयी में, जो नचिकेता विषाद में है, नचिकेता को निकाल दिया गया है, उसको मतलब शाप दे दिया गया है कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। उसके बाद वो भटक रहा है, आगे वो जा रहा है तो कई तरह के उलझन में है। तो एक जगह वो आत्महत्या का भी प्रयास करता है और स्वप्न देखता है। स्वप्न देखता है जिसमें वो देखता है कि वो जो है सो सिंधु की लहरें उसको डुबो रही हैं धीरे धीरे, और अब शायद उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो डूब जाएगा पानी में पूरी तरह से। इसी समय फिर उसको एक मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति दिखाई देती है, मूर्ति कहने का मतलब कि वो आस्था का प्रतीक है, मूर्ति है तो। और ये एक युवा है जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच से प्रेरित है। अब वैज्ञानिक सोच में या चिंतन में और मूर्ति यानी एक धार्मिक प्रतीक में, एक जो वहां पे आमने सामने एक पक्ष रखा गया है, वो कुंवर नारायण के यहाँ जो धर्म सत्ता की आलोचना है, जिसको मैं कहना चाह रहा हूं, उसका वो मुझे लगता है कि सबसे एक मजबूत ठोस उदाहरण है। कि एक दृश्य है जिसमें कि नचिकेता डूब रहा है स्वप्न में, फिर उसको कहीं से, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब मैंने अभी आजकल में इस बात को समझने के लिए दोबारा इसको पढ़ा, तो मुझे अपना जो पहले से जो मैं सोच रहा था कि ये धर्म सत्ता वाली बात, वो और ज्यादा पुख्ता हुई। तो उसको एक कहीं से रोशनी दिखाई देती है स्वप्न में, चारों ओर पानी का हाहाकार है जिसमें वो डूबता हुआ लग रहा है। उससे फिर वो रोशनी की तरफ बढ़ना चाह रहा है। पा नहीं सकती नचिकेता बरबस बढ़ा उधर, लेकिन उससे भी तेजी से जल बढ़ता था। प्रतिमा से आती रही किंतु वह क्षीण किरण प्रतिक्षण मानो भय बीच विसंगत करुणा से रेखांकित करती हुई मरण। नीले जल पर कांपती रही उसकी लथपथ पीली छाया, पर उसी एक इंगित से मानो बंधा हुआ नचिकेता मंदिर के नीचे तक बह आया। पानी का दबाव है एक तरफ से और एक तरफ मंदिर का कोई दृश्य और मूर्ति है। उधर वो अपने आप को बचाने के लिए भाग भी रहा है और पानी उसके पीछे भी है। सामने एक गूंगा प्रतीक, निर्वाक शिला, वह मूर्ति अचल असमर्थ रहस्य, चिन्ह केवल नीचे पूर्ववत लहराता था प्रलयंकर जल। सीधी सीधी जल से बचता देवता मूर्ति की ओर डरा नचिकेता ऊपर बढ़ता था। पीछे पीछे हत्यारे पशु सा दबे पांव जल चढ़ता था। अंतिम सीढ़ी कोई न दूसरी राह देख घबराकर वह उस देव मूर्ति से लिपट गया। प्रार्थना एक युग उसी तरह शायद संशय में बीत गया। देवता और विश्वास एक हो गए, किंतु वह भ्रम भी आखिर रीत गया। जल उन्हें डुबाता और बढ़ा, फूलता क्रुद्ध सांसें लेता, दोनों को अपने जबड़ों में भींचे लेता। व्याकुल होकर सुध-बुध विहीन रख पांव मूर्ति के कंधों पर हो गया खड़ा फिर नचिकेता। सहमा सहमा बिल्कुल निराश, वह पल भय से भी आगे का, दमघोट भयानक सपनों से भी कहीं कठिनतम के यथार्थ में जागेगा।
ये एक अद्भुत प्रसंग है कि नचिकेता मूर्ति के धीरे धीरे बचने के लिए, चूंकि मूर्ति ऊंचाई पर होगी और मूर्ति के कंधे और उसके मुकुट और ऊंचे होंगे, वो धीरे धीरे उसके पांव से फिर एकाएक जब जल का स्तर ऊपर आ गया तो उसके कंधों पर वो खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे समय में भी ये 50 साल 60 साल पहले की किताब है। हमारे समय में भी धर्म सत्ता की या उसके प्रतीक की एक एक मतलब इस बता रहे हैं तो उसके पीछे एक मंतव्य है, एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ा अप्रोच है। कुंवर नारायण के यहाँ आपको जीवन के प्रति आस्था मिलेगी, पूरे साहित्य में आपको जीवन के प्रति घनघोर आस्था है उनके यहाँ। इस रूप में आप उनको आस्थावादी कवि कह सकते हैं। इस अर्थ में अंध विश्वास होकर के धार्मिक आस्था नहीं, जीवन के प्रति आस्था वो शुरू से आखिर तक उनके यहाँ मिलेगी। लेकिन फिर जो धर्म के प्रति एक दृष्टिकोण है इनके यहाँ, चूंकि ये वैज्ञानिक चेतना से संबलित कवि भी हैं, प्रश्न करने वाले कवि हैं, तो धर्म को भी एज इट इज उसी रूप में ये नहीं स्वीकार करते हैं जिस रूप में परंपरा से स्वीकार किया जाता रहा है। उसको भी ये थोड़ा बदल करके उसको कुछ अलग अर्थ देना चाहते हैं। जहां दे पाते हैं अपने पात्रों के माध्यम से देते हैं, और जहां नहीं दे पाते हैं उस पर उनकी एक तीखी टिप्पणी होती है। तो एक सत्ता का एक रूप ये भी है, एक राजनीतिक सत्ता या राज सत्ता तो है ही, और एक धार्मिक सत्ता या धर्म सत्ता भी उनके यहाँ है। तो इस रूप में मुझे लगता है कि अगर समय अधिक हो रहा है तो अब यहाँ पे बातचीत हम फिलहाल रोक भी सकते हैं। 1 घंटे 20 मिनट की बात हुई है। तो मैं मोटे तौर पे जो भी ये मेरी टूटी बिखरी हुई बातचीत थी उसको मोटे तौर पे निष्कर्ष के रूप में मैं ये बताना चाहूँगा फिर से कि हम लोग कुंवर नारायण जैसे कवि को पढ़ने का पढ़ने की एक दृष्टि विकसित करें, उनको पारंपरिक ढंग से ना पढ़ें और पारंपरिक ढंग से व्याख्या ना करें, कुछ नई व्याख्या उसमें उनमें ढूंढने की कोशिश करें। एक बात तो ये, और समय की जो उनकी एक जो धारणा है, एक सतत विकासमान धारणा है जिसे कि खंड खंड करके खंडित रूप में उसे ना देखें। उसको आप तीसरा सप्तक से लेकर के कुमारजीव, और कुमारजीव के बाद फिर एक जो उनका सबसे अंतिम संग्रह है, अभी तक का सबसे अंतिम संग्रह है, सब इतना असमाप्त, आप वहां तक देखने की कोशिश करें। समय के जो जो संदर्भ आए हैं, उससे जुड़ी हुई जो कविताएं आई हैं, जो उल्लेख आए हैं, तो उससे एक जो निरंतरता का बोध है। और वो बार बार कहते हैं कि हम सब मनुष्य हैं समय के बने, और बाजसरवा को नचिकेता कहता है आत्मजयी में कि तुम भी एक मनुष्य हो समय के बने। तो समय इनके लिए सबसे बड़ी सत्ता है। ईश्वर भी एक सत्ता है, लेकिन ईश्वर रूपी सत्ता का उस तरह से इनके यहाँ आपको संकेत नहीं मिलेगा कभी भी। छिटपुट आप संकेत पा सकते हैं, लेकिन समय जो है सो वो सब सर्वशक्तिमान है और सबसे बड़ा
सबसे बड़ी सत्ता है, पावर है समय। तो जो मेरा विषय है समय, सत्ता और बुद्धिजीवी, तो इन तीनों में समय इसीलिए पहले रखा गया कि समय अपने आप में एक सत्ता है। अगर हम सत्ता के व्यापक अर्थों की बात करें तो सत्ता का एक अर्थ तो बीइंग वाला है, लेकिन उसके अगर व्यापक आयाम की हम बात करें तो समय सबसे बड़ी सत्ता है, उसका चित्रण है। और उसी में जो मैंने एक नदी का उदाहरण देके बताने की कोशिश की, अलग अलग बुद्धिजीवी, अलग अलग कलाकार, कवि, रचनाकार समय की नदी में अलग अलग जगह पड़े हुए और खड़े हुए मिलते हैं, और उनका सब लेखा जोखा नदी अंत तक आकर के करती है। उसी में एक बात जो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो तीन तरह का इनके यहाँ अगर शुरू से लेकर आखिर तक हम देखें तो एक, चूंकि आत्मजयी में और वाजसरवा के बहाने में और चक्रव्यूह की कुछ कविताओं में, शुरुआती संग्रह जो चक्रव्यूह है, थीम आपको पता है कि वो वैदिक, औपनिषदिक, मिथकीय थीम है। सहारा लिया गया है थीम का, बात अपनी कही गई है, अपने युग और अपने समय की समस्या कही गई है। तो वैदिक और औपनिषदिक या मिथकीय भी थीम है उनके यहाँ। फिर ऐतिहासिक है, इतिहास यानी जिसका हमारे पास प्रमाण है, जिन घटनाओं का, जिन लोगों का, ऐतिहासिक चरित्र पर इनकी कविताएं हैं। और फिर राजनीतिक। तो ये तीन तरह के, हम कह सकते हैं कि ये तीन तरह के समय कम से कम ये तीन तरह के समय कुंवर नारायण के साहित्य में है। मिथकीय या औपनिषदिक कृतियों के संदर्भ में, ऐतिहासिक और राजनीतिक सामाजिक, आप जो कह लीजिए उसको। और अगर एक समय का हम वृत्त बनाते हैं, सर्कल अगर हम समय का बनाते हैं कुंवर नारायण के संदर्भ में, इनके पूरे साहित्य को ध्यान में रखते हुए, तो मिथकीय समय, राजनीतिक या सामाजिक समय और ऐतिहासिक समय का दबाव है। अगर एक हम सर्किल की कल्पना करें, एक वृत्त की कल्पना करें, समय के वृत्त की, तो उसके बाहर से इनके पूरे साहित्य में मिथकीय समय, ऐतिहासिक समय और राजनीतिक सामाजिक समय का एक दबाव चारों ओर से पड़ रहा है उस सर्किल में, सेंटर की तरफ या केंद्र की तरफ। और लेकिन केंद्र में क्या है? केंद्र में हमेशा, चाहे किसी भी तरह की बात करे कुंवर नारायण, कोई भी थीम आप उठा लीजिए, लेकिन उसके केंद्र में जीवन और मानवीयता की बात है। आप सब जानते हैं, उनकी एक कविता है, उसकी प्रसिद्ध लाइन है, अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। तो ये मनुष्यतर और कुछ श्रेष्ठतर होने की बात भरी हुई है उनके यहाँ, चक्रव्यूह से लेकर के सब इतना असमाप्त में। आप ढूंढ लीजिए, आपको 50 उदाहरण वैसे मिलेंगे अलग अलग संदर्भों में। तो मुझे लगता है कि अगर समय को एक हम पैमाना बनाते हैं और एक वृत्त बनाना चाहते हैं कुंवर नारायण के साहित्य के आधार पर, तो उसके केंद्र में है मानवीय समय, ह्यूमन टाइम। और जो राजनीतिक, ऐतिहासिक या मिथकीय तरह तरह के जो थीम है, तरह तरह के समय का जो उनके यहाँ लेखा जोखा है, अवलोकन है, उस सब का दबाव है उस वृत्त के केंद्र की तरफ, मानवीय समय पर दबाव है। अब जैसे आत्मजी और वाजसरवा में इनका अपना जो मानवीय समय है, ये जिस तरह से अपने समय की समस्या को महसूस कर रहे हैं, उस पर मिथक का दबाव है। उससे अगर कोई भी गहरा अध्येता होगा, शोधार्थी होगा कुंवर नारायण का, तो इसका विश्लेषण कर सकता है, और मैं खुद भी कर रहा हूं। आप देखिएगा कि जब वो दबाव पड़ता है मिथक का, तो वो मानवीय जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ, केंद्र थोड़ा बहुत खिसकता हुआ आपको लगेगा। तो हम लोग विश्लेषण करते हुए इस बात का ध्यान रखें, अगर केंद्र में मानव है या मनुष्य है, मानवीय दृष्टिकोण है, विजन है, ह्यूमन एलिमेंट अगर है, तो वो कितना स्थिर है। अलग अलग कविताओं में, अलग अलग इसमें, ये एक मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। मैं इस तथ्य की ओर आप सबका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। वो नाभिक है, ह्यूमन टाइम। उन्होंने एक बार मुझे एक किताब का नाम बताया था, और वो किताब मैं ढूंढ रहा हूं, उसके बारे में जानकारी मिली, लेकिन मूल किताब नहीं मिली, स्टडीज इन ह्यूमन टाइम।
मिशेल जॉर्ज फुले की किताब है वो। और जब मैंने संवत्सर पढ़ा था अज्ञेय का, तो उसमें भी आप देखिएगा संवत्सर के जो अलग अलग अध्याय हैं, उसमें भी जो समय का जिस तरह का विश्लेषण है साहित्यिक कृतियों के माध्यम से और कुछ दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से वो समय को समझाते हैं, टाइम को। उसमें भी उसका एक ऐतिहासिक चरण, एक सामाजिक स्तर, उसका मिथकीय या दार्शनिक स्तर, ये लेकर चलते हैं अज्ञेय अलग अलग अध्याय में। और मुझे लगता है कि अगर आप इन बिंदुओं के आधार पर नए पाठक अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको भी समेट करके इसको भी कुंवर नारायण के साहित्य से जोड़ करके पढ़ना चाहिए। ये सब तो है ही, समय का जो एक वृत्त है उसमें मानवीय समय केंद्र में है और इसका सबका दबाव चारों ओर से है, तो वो केंद्र आपको हिलता हुआ लगेगा और आपको परीक्षा करनी पड़ेगी कि कभी उसको कितनी अच्छी तरीके से वो संभाल पाया है या सहेज पाया है या स्थिर रख पाया है या नहीं। यानी मानवीय समय से उस पूरे वृत्त को उसने नियंत्रण किया है या नहीं, ये एक सवाल आपको उठाना चाहिए और उसका उत्तर खुद खोजना चाहिए पढ़ते हुए। उसके बाद एक अंतिम बात करके मैं यहाँ पे फिर खत्म करना चाहूँगा कि एक कुंवर नारायण का एक अपना समय है जब वो लिख रहे हैं, रचना समय आप उसको कह लीजिए। जब वो 1956 में कुछ लिख रहे हैं, 1992 में लिख रहे हैं, 2015 में जब लिख रहे हैं, एक उनका अपना समय है। और जब आज हम उनको पढ़ते हैं तो वो एक हमारा समय है, एक पाठक का समय है। तो जब आप कुंवर नारायण जैसे रचनाकार को, जिनका इतने लंबे कालखंड में इनकी रचनाएं फैली हुई हैं, रचना संसार फैला हुआ है, आप उसको आज एक नज़र पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं आप, क्या देखते हैं? उनका इतना लंबा जीवनानुभव है। अब जैसे कुमारजीव का हम उदाहरण ले तो शताब्दियां पार करके वो कुमारजीव तक पहुंचते हैं, फिर उसको एक किताब में आपको 200 पेज के अंदर की किताब में उसको बांध देते हैं। शताब्दियों का एक निचोड़, एक कवि 80-90 साल की उम्र का एक कवि कई शताब्दियों का निचोड़ 200 पेज की किताब में रख देता है। उस 200 पेज की किताब को हम 1 घंटे में, 2 घंटे में, जितने देर में हम पढ़ते हैं। आप जरा ये सोचिए कि कुंवर नारायण ने जितने लंबे कालखंड को लिया और उसको समेट दिया, जैसे आप उसको क्या कह सकते हैं कि कोई जादू के चिराग में पूरा एक जिन्न बंद है और वो जब निकलेगा तो पूरी एक उसकी अलग दुनिया है। इस पूरे दुनिया को, पूरे विस्तार को, पूरे फैलाव और व्यापकता को आपको एक छोटी सी किताब में, कुछ पन्नों की किताब में कुंवर नारायण ने आपके सामने रख दिया है, हम लोगों के सामने रख दिया है। फिर जब हम उसको लेते हैं और फिर यहाँ देरिदा के शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करें, यानी हम डिकोड करते हैं उसको, ये कोड हैं, जितनी भी किताबें उनकी हैं, जितनी भी पंक्तियां हैं, वो कोड हैं। अगर हम फिर उसको डिकोड करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम उस संसार में पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, हम सबको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना चाहिए कि, और ये इस पढ़ने की प्रक्रिया में क्या होता है कि पढ़ने की प्रक्रिया में ये होता है कि उनका जो जितना जीवन अनुभव है, जिनका जितना उनका वर्णन है, अगर हम 2 घंटे में सब कुछ को पढ़ डालते हैं एक किताब को, तो हम व्यापकता को कहीं न कहीं एक समेकित रूप में पढ़ते हैं। विस्तार जो है, जो फैलाव है, उसको हम संघनित रूप में अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम उसको पढ़ते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार कवि अपनी रचना यात्रा में अपनी सारी तैयारी, अपना सारा अनुभव, अपना सारा अवलोकन आपको देता है। देखिए, आलोचना करना और मूल्यांकन करना तो बहुत बाद की बात है। पहले बात है पढ़ना, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है और सीधे कोई निष्कर्ष दे देते हैं। ये बिल्कुल साहित्य के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं है, कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि हमारी जो अपनी रुचियां हैं, अपनी विचारधारा है, कोई भी आग्रह है, दुराग्रह है, हम उससे कवि को पढ़ते हैं। पहली बार आप इस तरह से नए पीढ़ी के पाठकों को मैं खास तौर से कहना चाह रहा हूं कि पहली बार हम इसे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, या उस अप्रोच से हमें नहीं वहां जाना चाहिए। हमें इस अप्रोच से जाना चाहिए, पढ़ने के अप्रोच से और समझने के अप्रोच से।
तो जब आप ऐसे जाएंगे तो एक बार आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी रचना यात्रा में समूचा कोश, जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है कि समुद्र के जल की जितनी ध्वनियां हैं, प्रतिध्वनियां हैं, वो पूरे एक शंख में बंद हो गई हैं। कविता की लाइन मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है, ये भाव है कि उस पूरे शंख में युगों युगों की गूंज और अनुगूंज जो है सो पैक है उसमें। तो उस तरह से कुंवर नारायण आपको चीजें दे रहे हैं, और कुंवर नारायण जैसा कोई भी बड़ा और महान रचनाकार आपको शंख में जो है सो पूरा समुद्र पैक करके देता है। तो जब हम उस शंख को पढ़ेंगे या खोलेंगे किताबों के उन पृष्ठों को, तो वो हमारे लिए भी एक जो है सो महायात्रा या डिस्कवरी या वॉयज की तरह होना चाहिए। तो कुंवर नारायण एक ऐसे रचनाकार हैं जिनको आप कहीं से पढ़ना शुरू करें तो आप एक वॉयज पे, जिसको उन्होंने महायात्रा कहा है कुमार जीव के आरंभ में, वॉयज की तरह से आपकी एक यात्रा शुरू होती है, एक खोज की यात्रा शुरू होती है। इसलिए मैंने एक निबंध जो उन पे लिखा, लेख लिखा बहुत विस्तृत, उसमें मैंने शब्द दिया है खोज यात्रा। कुंवर नारायण के कविता प्रदेश में खोज यात्रा, तो लगातार एक खोज यात्रा है। तो हम पहले पढ़ते हैं, पढ़ते हुए खोज करते हैं, खोज करते 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 आप किसी कोई मूल्यांकन कर सकते हैं या आलोचनात्मक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आलोचना नहीं जरूरी है, जरूरी है आस्वाद, फिर समग्रता में पढ़ना, फिर किसी मूल्य निर्णय की तरफ पहुंचना। ये प्रोसेस होना चाहिए, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। इसीलिए वहां अपने दुराग्रहों आग्रहों को छोड़ करके प्रवेश करना चाहिए। एक भव्य परिसर है कुंवर नारायण का जो पूरा साहित्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से पवित्रता या आस्था के भाव से जाएं, लेकिन आप एक रचनागत या नैतिक एक ईमानदारी की भावना से जाएं वहां पर, और तब आप उसको परत दर परत खोलने की कोशिश करें, तो फिर आपको अर्थ उसके मिलेंगे। जितनी बात मैंने समय, सत्ता या बुद्धिजीवी पे कही है अभी यहाँ पे, अगर आप फिर इस दृष्टिकोण से जाएंगे तो उससे अधिक बातें आप ढूंढ करके ला सकते हैं, क्योंकि ये डिस्कवरी है, अंततः एक डिस्कवरी है। तो कुंवर नारायण ऐसे रचनाकार हैं जो कि केवल अध्ययन के लिए ही जरूरी नहीं है, मूल्यांकन के लिए ही जरूरी नहीं है। आप अगर जीवन में भी कुछ खोज करना चाहते हैं, जीवन के अर्थ को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुंवर नारायण जरूरी है। तो मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। इतने धैर्य से आप सब लोगों ने सुना, उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, और ख़ास तौर से जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का मैं बहुत आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।